हाँ, so example 1, 2 and 3, 3 numericals we have done. Fourth numerical discuss करते हैं. क्या बोल रहे हैं देखो. A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. तो सबसे पहले चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर है, मतलब जो स्फीयर है वो चार्ज्ड है. चार्ज्ड है मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन चार्ज है उसके ऊपर. मेटालिक स्फीयर जिसका नाम दिया गया है ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड. सस्पेंडेड मतलब लटकाया हुआ है नायलॉन थ्रेड से. ये फिगर भी गिवन है. कहाँ गए थे मतलब घर से ही आए तो पहले कहाँ गए थे? वो तो अच्छा घूमने. तो मंदिर वंदिर नहीं गए? तो प्रसाद लाए कि नहीं लाए? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. सो सस्पेंडेड बाय अ नाइलॉन थ्रेड. तो नाइलॉन थ्रेड से उसको लटकाया गया है स्फीयर ए को. अनदर चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग, खत्म हो गया, held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 cm as shown in the figure. मतलब एक हमारा स्फीयर है जो चार्ज्ड है, उसको नाइलॉन थ्रेड से हवा में लटका दिया गया है. अब दूसरा स्फीयर है जिसका नाम है बी, वो भी चार्ज्ड है. तो कितना चार्ज है, कौन सा चार्ज है, वो सब अभी हमें आगे बताएंगे, अभी तक नहीं बताया. ओके, वो भी चार्ज्ड है, उसको नजदीक ले जा रहे हैं ए के पास. और कितना नजदीक ले जा रहे हैं, जिससे कि वो दोनों स्फीयर के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर, वो बोला गया है. तो देखो ये अब जो न्यूमेरिकल में फिगर गिवन हो, तो भी मैंने जैसे बोला कि अगर रफ फिगर गिवन के बाद तुम्हें रफ फिगर ड्रॉ करनी हो तो तुम कर सकते हो. ये एक हमारा स्फीयर है और एक ये भी हमारा ही स्फीयर है. ओके, तो स्फीयर ए स्फीयर बी सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाए, वैसे हमें ले जाए. चार्ज स्फीयर है, देखो उन्होंने फिगर में गिवन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, और बी में 2 चार्जेस है. फिगर में बताया गया है, मे बी स्टेटमेंट में आगे बताएंगे. तो क्या बोला है देखो, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. स्फीयर ए जो चार्ज स्फीयर है उसको नाइलॉन थ्रेड से हवा में लटकाया गया है. अच्छा, अब स्फीयर बी वो भी चार्ज्ड स्फीयर है, उसको हम स्फीयर ए के पास ले जा रहे हैं. कब तक पास ले जाएंगे, जब तक उनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ना हो जाए, तब तक. अच्छा, इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा हुआ है. क्यों? अगर ना इंसुलेटिंग हैंडल ना होता तो क्या होता? हाँ, चार्ज शिफ्ट हो जाता. कहाँ शिफ्ट हो जाता? रॉड पे. यस, रॉड पे. और रॉड से कहाँ शिफ्ट हो जाता? हम पे, क्योंकि हम भी क्या है, कंडक्टिंग है. और हमसे कहाँ चला जाता? अर्थ में चला जाता. ओके, तो दैट्स वाई इंसुलेटिंग हैंडल यूज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ भी है. सो इंसुलेटिंग हैंडल है. नाउ अब देखो फिगर में हमें बताया गया है पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपेल करेंगे. स्फीयर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये स्फीयर भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. दूर भागो ऐसे. ओके, चलो तो बोल रहे हैं आगे, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड. तो ए रिपल करेगा, अगर ए है और बी को मैं ऐसे पास ला रहा हूं तो ए क्या करेगा, रिपेल करेगा. अच्छा, noted for example by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on a screen. तो ये तो एक मेथड है, तुम्हें भी पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कितना रिपेल करेगा, वो कैसे पता चलेगा. तो हम कैसे पता करेंगे, एक टॉर्च ले लिया हमने, टॉर्च को यहाँ पे ऐसे हम मार रहे हैं स्फीयर ए पे. ओके, जिससे कि डायरेक्टली जो टॉर्च जो बीम ऑफ लाइट है वो कहाँ गिरेगी, स्फीयर ए पे. अभी उसको नजदीक नहीं लाए, अब टॉर्च पकड़े रखना नहीं भाई. अभी ये बी नजदीक ला रहे हैं, जैसे ही नजदीक लाएंगे ए स्फीयर क्या होगा, रिपेल होगा, इस साइड आएगा, तो वो टॉर्च लाइट तुम्हें डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखेगी, मतलब पीछे वॉल पे स्क्रीन पे दिखेगी. अंडरस्टूड. अभी क्या दिख रहा था, अभी उसका शैडो दिखेगा क्योंकि बीच में वो है. अभी जैसे वो लाइट में ऑन करूं तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, मेरी शैडो दिखेगी. ओके, लेकिन मैं हट जाऊं तो शैडो भी हट जाएगी ना. लेकिन यहाँ पर रिपेल कर रहे हैं, तो कितना रिपेल किया वो पता करने के लिए, 1 मार्क में शायद पूछे, अदरवाइज कुछ नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि कितना रिपेल करे, वो कैसे फाइंड करते हैं प्रैक्टिकली. तो ऐसे टॉर्च लगा देते हैं, तो जैसे ही उसका शैडो या पूरा का पूरा स्फीयर रिपेल करेगा तो पता चल जाएगा कि इतना रिपेल हुआ. टॉर्च तो वहीं की वहीं है. ओके,
टॉर्च तो वही की वही है, ओके, टॉर्च वही है तो लाइट यही गिरेगी और तुम्हारा स्फीयर दूर चला जाएगा, रिपेल हुआ इसलिए। अंडरस्टूड? तो पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में जो रिपेल हुआ है, मान लो ये रिपेल हुआ है और ये पहले की पोजीशन थी, कितना रिपेल हुआ, कितने सेंटीमीटर, वो पता चल जाएगा। ये तो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए ब्रैकेट में गिवन है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने कैसे पता किया। अच्छा, अब आगे क्या कर रहे हैं, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज्ड, फिर से बता देता हूँ, अभी ईशा आ रही है क्या रास्ते में, दिखी क्या तुम्हें? नहीं दिखी, मतलब फोन पे आ रही है ऐसा बोला, अच्छा ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो ए स्फीयर है उसके पास हम बी स्फीयर ले जा रहे हैं। कब तक ले जाएंगे? जब तक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ना हो तब तक। दोनों पे पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। अच्छा चलो, स्फीयर ए एंड बी touched by uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure B। अब क्या कर रहे हैं, इसके साथ दूसरा टच करवा रहे हैं, दूसरा स्फीयर C, B के साथ भी एक दूसरा स्फीयर टच करवा रहे हैं D, और वो दोनों के दोनों जिसको टच करवा रहे हैं, स्फीयर C एंड स्फीयर D, वो क्या है, अनचार्ज्ड है। लास्ट थियरी लेक्चर में हमने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, याद हो तो डिफरेंट वे में हम चार्ज कर सकते हैं, तो उसमें कंडक्शन मोड था ना, तो ये कंडक्शन मोड है, ओके, इंडक्शन मोड, कंडक्शन मोड देखा था ना हमने, तो वही चीज है। तो अभी क्या कर रहे हैं, फिगर में दिखा देता हूं, देखो ये ए के साथ अनचार्ज्ड स्फीयर लिया, वो ए के साथ जुड़ गया, तो हमें पता है ए के साथ जुड़ जाएगा तो होगा क्या, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब? जब दोनों स्फीयर की साइज आइडेंटिकल होगी, इन द सेंस सेम होगी। अगर एक छोटा सा स्फीयर है और एक बड़ा सा स्फीयर है तो चार्जेस इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ये एक मार्क में पूछा जा सकता है कि इक्वल अमाउंट में कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब दोनों की साइज सेम है तो ही, अदरवाइज नहीं। अच्छा, तो दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट में, यहां मैंने वो एक स्फीयर लेके आ गया, यहां एक स्फीयर लेके आ गया, तो होगा क्या, ये अनचार्ज्ड है और ये चार्ज्ड है, तो ये दो में से एक कहां चला जाएगा, ये दो में से दो, चार में से दो, ओके, बहुत बड़ा ये लेजर है, ओ भाई क्या कर रहे हैं। हाँ, तो चार में से जो दो स्फीयर है, चार में से जो दो चार्ज है, क्या बोल रहे सर, ये दो चार्ज क्या हो जाएंगे, दूसरे स्फीयर पर आ जाएंगे। ये मैंने छोटा बड़ा ड्रॉ किया है, यहाँ मुख में देखो आइडेंटिकल है साइज, ओके, तो सेम साइज हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो 4 होंगे तो 2 हो जाएंगे, ओके, 6 होंगे तो 3 हो जाएंगे, 7 होंगे तो क्या होगा, 3.5 नहीं होगा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में देखा हमने थी, याद है ना, याद है या नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखे थे ना हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अलग अलग प्रॉपर्टीज थी, तो उसमें बताया था एक प्रॉपर्टी ये भी थी क्या, कि वो ऐसे नंबर्स में, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शंस में होगा नहीं, n मल्टीप्लाइड बाय n ही होगा, ओके। सो वो एमसीक्यू जब डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तब हम ऐसे डिटेल में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने होंगे वो आधे आधे हो जाएंगे, अगर 7 होंगे तो 3 और 4 होंगे, 3.5 नहीं होंगे, अंडरस्टूड। चलो, हाँ, अब कोई बाकी है? नहीं, सब आ गए ना। चलो अभी ध्यान से देखो एक पहले के कोई लेक्चर्स देखे? अच्छा चलो, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में ये हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 4th नंबर, ये स्फीयर है वो चार्ज्ड है, ये दूसरा स्फीयर है वो भी चार्ज है, और दोनों चार्ज स्फीयर को हम दोनों सेम चार्जेस है तो रिपल्जन होगा। हाँ बोलेंगे ज्यादा बड़ा स्फीयर नहीं तो नहीं होगा, आइडेंटिकल साइज होगी तो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बड़ा स्फीयर होगा, छोटा स्फीयर होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, वैसे होगा, ओके। सो पॉजिटिव है तो रिपेल होगा। अब कितने कहां तक ले जाएंगे हम, 10 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे, ये पहली सिचुएशन थी। नेक्स्ट सिचुएशन कि
इसके साथ एक अनचार्ज स्फीयर लेके टच करवा दिया और ये दूसरे स्फीयर के साथ भी दूसरा अनचार्ज स्फीयर लेके टच करवा दिया, तो ये इसका नाम है सी, और दूसरा यहाँ पर भी टच करवा दिया, उसका नाम है डी। तो यहाँ पर अगर 4 होंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके कितने हो जाएंगे, 2-2 हो गए, और यहाँ पर 2 होंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके 1-1 हो गए। ओके डन। तो अब एक्चुअल में कितने चार्ज है, अब अगर नया देखे तो नया में ए में कितने रह गए, 2, और बी में कितना रह गया, सिर्फ 1, और डिस्टेंस भी पहले 10 सेंटीमीटर था लेकिन अब वो नजदीक लेके आ गए हैं, कितना हो गया है, 5 सेंटीमीटर। फिगर में हमें गिवन ही है। आगे पढ़ते हैं। सो सी एंड डी आर देन रिमूव्ड, मतलब अब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर सी और डी को हटा दिया गया है। अच्छा, देन कहां गया, रेस्पेक्टिवली रिमूव्ड, कहां से रिमूव किया, C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे था तब 5 सेंटीमीटर तक ले आए हैं। डन। सेंटीमीटर है तो रखने के टाइम पे मीटर में कन्वर्ट करना, वो सब पढ़ते समय ही दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर 5 का 5 लिख के गिन के आगे सर आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, कन्वर्जन भूल गए। ओके, तो वो याद रखना, कन्वर्जन स्टार्टिंग में ही गिवन में ही लिख देना सब कुछ। तो 5 सेंटीमीटर में है। अच्छा, then what is the expected result repulsion of A on the basis of Coulomb's law? तो Coulomb's law के accordingly like charges repel करते हैं और unlike charges attract करते हैं। तो ये तो like charges है तो वो क्या करेंगे, repel करेंगे। लेकिन Coulomb's law के accordingly कितना repel करेंगे, पहले भी repel कर रहे थे और अभी तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चेंज हो गया और चार्ज, दो चीजें चेंज हो गई। वही साइज का स्फीयर है लेकिन उनपे जो चार्ज था वो चेंज हो गया और उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो चेंज हो गया। तो ये चेंज डिस्टेंस की वजह से रिपल्जन फोर्स में क्या चेंज आएगा वो हमें पूछा है। ओके, रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, नहीं ये तो इंफॉर्मेशन है। स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस। ओके, ये ऐसा क्यों बताने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके इसलिए। ओके, इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। इसका मीनिंग क्या है कि ए और बी की भी साइज को निग्लेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। ऐसा बोला है इग्नोर द साइजेस ऑफ ए एंड बी, ए एंड डी की साइज को इग्नोर करो, किसकी कंपेयर में, इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। मतलब जो उनके बीच का डिस्टेंस है, पहले 10 सेंटीमीटर और बाद में 5 सेंटीमीटर, उसकी कंपेयर में वो स्फीयर के साइज बहुत छोटे हैं। मतलब वो 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का डाया से भी छोटे स्फीयर है, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, वो जो चार्जेस है, वो जो स्फीयर है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। इग्नोर देयर साइजेस ऑफ ए एंड बी, उनकी साइज, उनका डाया इग्नोर कर दो ए और बी का। किसकी कंपेयर में, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर पहले और बाद में 5 सेंटीमीटर, उसकी कंपेयर में उनका जो डाया है वो बहुत छोटा है, इसलिए इग्नोर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में उसका कोई यूज नहीं है लेकिन कहने का मीनिंग ये है। अंडरस्टूड? ओके, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी तो क्वेश्चन ही समझ रहे, देखो 10 मिनट से क्या हुआ, एक चार्ज है लटकाया हुआ है, एक स्फीयर है लटकाया हुआ है, जो चार्ज स्फीयर है ओके पर्टिकुलरली नायलॉन थ्रेड से लटकाया हुआ है। दूसरा एक स्फीयर है जिसका नाम बी है, पहले का नाम ए था, वो भी चार्ज है, इसको उसके पास ले जा रहे हैं, दोनों सेम चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। अच्छा, तो कितना रिपल्जन होगा वो हमें पता करना है। पहले 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और बाद में क्या हुआ, बाद में एक दूसरा आइडेंटिकल मतलब सेम साइज का एक स्फीयर ले आए सी, जिसको ए के साथ कनेक्ट किया तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वो अनचार्ज्ड था इसलिए। अगर वो भी चार्ज होता तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। अगर सी, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, जो मैं सी नजदीक लाया उस पे 2 चार्जेस ऑलरेडी है, 2 चार्जेस ऑलरेडी है, तो वहां 4 थे और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, 3-3 हो जाएंगे, लाइक दैट। ओके, लेकिन ये तो अनचार्ज था इसलिए क्या हो गया, 2-2 हो गए। और फिर डी भी वैसे हमने चार्जिंग कर दिया, उस पे भी हाफ हाफ हो गया। और डिस्टेंस पहले 10 था और अभी 5 हो गया। रिपल्शन फोर्स में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। डन, चलो तो सिंपल है, कूलम्स लॉ का यूज करना है तो डायरेक्टली यूज कर लो। कूलम्स लॉ से हमें जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था, याद है ना निर्भय, बोलो तो। F is equals to Q1 into Q2 by R square। ये इक्वल टू किया है मैंने, प्रोपोर्शनल नहीं है तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनलिटी के। यस, ओके। सो अभी
के की वैल्यू याद है? ईशा तो थी नहीं। के की वैल्यू 9 into 10 raised to 9. यस, ओके। सो 9 into 10 raised to 9 के की वैल्यू है Q1। तो Q1 जो हमारा है, अभी यहाँ तो बोला ही नहीं चार्ज कितना है, बोला नहीं है, नहीं बोला ना कि ये कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, कुछ तो बोला होता है। यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं, फिगर में बताया गया था 4 थे फिर 2 हो गए, सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो हम मान लेते हैं कि पहले चार्ज था Q और इस पे पहले चार्ज था Q डैश। हम पहले वाला, हाँ मतलब जो चार्ज 4 नंबर वाले थे उसका नाम है Q, और जो 2 नंबर वाले पहले से थे, 2 ही थे ना इस पे, हाँ तो उस पे है Q डैश। तो हम वैल्यू पुट करें, Q1 की जगह हम पुट कर देते हैं क्या Q, और Q2 की जगह हम पुट कर देते हैं Q डैश, यस, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लेना 10 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर का मीटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे टीशा? 10 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करो? वेरी गुड, 10 रेज टू माइनस 2। तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, उसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो या फिर स्क्वायर कर दो, तुम्हारी मर्जी। डन, ये हो गया, पहली बात खत्म हो गई। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन बाद में करेंगे, यहां तक का समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब क्या किया, तो अब तो हमने वो दूसरे C और D को चार्ज किया। C और D को चार्ज करने के बाद C और D को अलग कर दिया और फिर बोला कि अब रिपल्जन फोर्स कितना हो। पहले ये रिपल्जन फोर्स, हाँ रुद्र, वो 1 ही होगा। कौन सा? वो 10 into 10 raised to minus 2 नहीं होगा। 10 इंटू 1 into 10 raised to minus 2 होगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी? वो 10 into 10 raised to minus 2 है वो। क्यों मतलब? वो 10 raised to 1 हो जाएगा ना, हाँ तो उसमें 2 तो कट ही हो जाएगा। हाँ यस, मतलब ये 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, मतलब एक्चुअल में हो गया 10 रेज टू माइनस 1, वही हो गया 10 रेज टू 1 एंड 10 रेज टू माइनस 2, तो हो गया 10 रेज टू माइनस 1 हो गया ये, और ये भी क्या हो जाएगा 10 रेज टू माइनस, हाँ यस वही हो जाएगा। आगे हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वही हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 1 10 रेज टू माइनस 1, तो ओवरऑल कितना हो गया 10 रेज टू माइनस 2। डन। तो वैसे भी करोगे तो देखो ये 10 और 10, तो 10 रेज टू 2, वो 10 रेज टू 2 और 10 रेज टू माइनस 2 कट, तो एक बाकी रह गया 10 रेज टू माइनस 2। ओके, हाँ सो अब दूसरा केस, जब C और D लगाया और जब उनसे अलग कर दिया तब, तो फिर से F निकालते हैं, इसको अलग नाम दे दो F डैश, ये भी रिपल्जन ही है। फिर से वैल्यू पुट करते हैं K, तो K हो गया 9 इंटू 10 रेज टू 9 K की वैल्यू। नाउ Q1 पहले 4 था, पहले 4 था Q, और अब मतलब फिगर में दिख रहा था ना कि 4 चार्जेस थे, उसके बाद कितने हो गए 2 हो गए, मतलब आधे हो गए। तो कितने थे Q थे, तो उसका आधा कितना हो गया Q बाई 2, आधा हो गया। ओके, फिर यहाँ वहां भी आधे हो गए, 2 थे तो 1 हो गया, तो ये भी कितना हो गया Q डैश बाई 2। डन। ओके, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब R कितना है 5 सेंटीमीटर, अब तो R चेंज हो गया ना 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 5, और सेंटीमीटर का करेंगे मीटर में कन्वर्जन, तो 10 रेज टू माइनस 2। अभी उसका भी स्क्वायर है, 2 बार लिख दो। डन। ओके, दैट्स इट। हमें करना क्या था, हमें तो रिपल्जन फोर्स निकालना है। तो रिपल्जन फोर्स क्या पूछा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो ये कितना हो जाएगा 9, ये 10 रेज टू 2 10 रेज टू माइनस 2, ये तो कट, तो 10 रेज टू माइनस 2 रहा, ये 10 और 10 रेज टू 2 10 रेज टू 2 10 रेज टू माइनस 2 कट, 10 रेज टू माइनस 2 रहा, वो माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू 2 10 रेज टू 11। समझ में आया? ये 10 है और ये दूसरा 10 नीचे नहीं, देखो ये पहले जा रहा, ये देखो ये एक 10 है और 10 रेज टू माइनस 2 है। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सम होता है, तो डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली कर लो। 10 रेज टू, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो कितना हो गया 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे होगा सबका, बेसिस सेम है तो सबका ऊपर सम हो जाएगा।
तो कितना हुआ 10 रेज टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो टोटल कितना हुआ 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 एंड माइनस 2, तो 10 रेज टू माइनस 2 हो गया। डन, आ गया सबको समझ में? ओके अब ये 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू प्लस 2 होगा, 10 रेज टू प्लस 2 एंड 10 रेज टू 9 तो हो जाएगा 10 रेज टू 11। ओके तो मैं लिख दूं 9 इंटू 10 रेज टू, ये सब रब कर दे, 9 इंटू 10 रेज टू 11 इंटू क्यू डैश। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, हाँ, तो फिर आगे रहे ना, वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। यस, ये नीचे से तो सब हम ऊपर ले गए, बात खत्म हो गई। अच्छा इसका तो इसमें भी देखो 5 इंटू 5 25, हाँ 5 इंटू 5 25, तो ये कितना हो गया 9/25 तो रह गया। ये 10 रेज टू माइनस 2 है, 10 रेज टू माइनस 2 है, मतलब 10 रेज टू माइनस 4, वो ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू प्लस 4, 10 रेज टू प्लस 4 एंड 10 रेज टू 9, 10 रेज टू 13 इंटू 10 रेज टू 13 और q इंटू क्यू डैश, और ये 2 और 2 भी बाकी बचे ना 4, और वो जाएंगे 25 के साथ, तो 25 इंटू 4 100 मतलब 10 रेज टू 2, 100 मतलब 10 रेज टू 2, और वो 10 रेज टू 2 वापस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 रेज टू 2 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू माइनस 2, 10 रेज टू माइनस 2 एंड 10 रेज टू 13, तो वो पास 10 रेज टू 11। So 9 into 10 raised to 11 into Q dash, तो भाई ये तो सेम आंसर आ गया, देखो 9 into 10 raised to 11 Q dash, 9 into 10 raised to 11 Q dash, सेम आंसर आ गया। That means कि अगर चार्जेस हाफ हो गए और उनके बीच का डिस्टेंस भी हाफ हो गया तो रिपल्जन फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। That's it. ओके देखो ना सेम आ गया ना, ये सेम कैसे आया, ये बाकी था, हाँ ये डिवाइड बाई 2 है भाई, अभी डिवाइड बाई 4, ये 25 इंटू 4 100, वो 10 रेज टू 2, वो ऊपर गया तो 10 रेज टू माइनस 2, 13 एंड माइनस 2 11, तो इसलिए लिखा 9 इंटू 10 रेज टू 11। ओके समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? चलो तो कोई डाउट है? चलो तो बुक का भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग। लेटर ओरिजिनल ये सब तो तुम्हें पता ही है। निग्लेक्टिंग द साइज इन कंपैरिजन व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर, ये सब लिख दिया। सिमिलरली डी टचेस, ये एफ डैश और एफ दोनों सेम हो गए, हाँ तो सेम हो गए। दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी रिमेन्स अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मतलब चेंज हुआ नहीं, तो नहीं हुआ ना, जितना पहले था उतना ही बाद में है। भले ही चार्जेस अल्टर हो गया, भले ही डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स भी अल्टर हो गया, लेकिन रिपल्जन फोर्स अल्टर हुआ नहीं। डन। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो चार्जेस थे वो हाफ हुए और जो डिस्टेंस था वो भी हाफ हो गया। ओके, अगर थोड़ा डिफरेंट होता 1/4 हो जाता तो अलग अलग हो जाता आंसर। डन। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.4। कोई डाउट हो तो बोलो, सिंपल था। ओके चलो तो आगे बढ़े।